वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जिसका स्टोरी प्लॉट आखिर तक आपको सरप्राइज करता रहेगा। मूवी का नाम है द अकाउंटेंट। पानी वानी पीना हो तो पी लीजिए, क्योंकि एक बार कहानी शुरू हो गई तो आप एंड तक अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। मूवी की शुरुआत में एक FBI एजेंट को दिखाते हैं जो एक खतरनाक गैंग पर जासूसी कर रहा है। तभी अचानक एक आदमी उस गैंग के सभी लोगों को शूट करने लगता है। अब आवाज को सुनकर FBI एजेंट गन तान कर अंदर जाता है तो हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है। शूटर का चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो FBI एजेंट पर गन तान देता है और यहाँ पर मूवी का टाइटल द अकाउंटेंट डालकर होती है मूवी शुरू। कौन है ये FBI एजेंट और ये शूटर कौन है जिसने इस पूरी गैंग को मार डाला, और अब FBI एजेंट को मारने ये क्यों जा रहा है, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। ये है हमारा हीरो क्रिस। ये एक ऑटिस्टिक बच्चा है, यानी कि इसका ब्रेन दूसरों से अलग तरीके से काम करता है। ये किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं रखता और न ही किसी से ठीक ठीक बात करता है। आम लोगों की भाषा इसे कंफ्यूज कर देती है, लेकिन ये मैथ्स, कैलकुलेशन और पजल सॉल्विंग में बिल्कुल माहिर है। क्रिस के पापा एक आर्मी जनरल हैं। वो किसी तरह अपने बेटे को एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, इसलिए क्रिस के पेरेंट्स उसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं। क्रिस का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम ब्रेंडन है। ये नॉर्मल बच्चा है। न्यूरोलॉजिस्ट बताता है कि ऑटिज्म का कोई क्योर नहीं है, लेकिन अगर आप इसके स्पेशल टैलेंट्स को प्रोत्साहित करेंगे तो ये लाइफ में बहुत आगे जाएगा। तभी क्रिस चिल्लाता है क्योंकि उसके पजल का एक पीस नहीं मिल रहा होता है। क्रिस की खासियत यह है कि अगर वो कुछ कर रहा है तो उसे पूरा किए बिना उसको चैन नहीं आता। वो परेशान है कि एक पीस गया कहाँ। हॉस्पिटल में एक और ऑटिस्टिक लड़की होती है जो उसको मिसिंग पीस उठा कर देती है। तब जाकर क्रिस शांत होता है। ये ऐसा जीनियस है कि पजल को उल्टा रखकर बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। क्रिस की माँ उसको यहीं छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसके पापा नहीं मानते और क्रिस को नॉर्मल होने की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। 20-25 साल बाद दिखाते हैं कि क्रिस अब एक छोटा अकाउंटिंग फर्म चलाता है। अब एक कपल को दिखाते हैं जिनका घर जब्त होने जा रहा था। उन्होंने क्रिस से मदद मांगी थी। क्रिस प्रॉपर्टी डीलिंग और कानून के सारे लूप होल्स को जानता है और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त होने से बचा भी देता है। अगले शॉट में FBI हेडक्वार्टर्स को दिखाते हैं, जहां ट्रेजरी डायरेक्टर रेमंड अपने डाटा एनालिस्ट को बुलाता है। इसका नाम है मडीना। दरअसल मडीना ने छोटी उम्र में कत्ल किया था और उसकी सजा भी भुगत चुकी है, लेकिन उसने FBI से ये बात छुपाई और यहाँ जॉब कर ली है। और अगर ये बात सभी को पता चल गई तो उसकी नौकरी जाएगी और उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन रेमंड कहता है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा दूंगा। यहाँ वो बुजुर्ग कपल बहुत खुश है कि क्रिस ने उनका घर बचा लिया। बदले में वो क्रिस को अपना फार्म यूज करने की परमिशन दे देते हैं। यहाँ रेमंड मडीना को कुछ फोटोज दिखाता है। ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स, इंटरनेशनल स्मगलर्स और टेररिस्ट हैं। इनके साथ जो आदमी खड़ा है तुम्हें पता लगाना है कि वो कौन है, और वो भी एक हफ्ते के अंदर। मडीना देखती है कि एक भी फोटो में उस आदमी का चेहरा नहीं दिखता। इतना शातिर है अपना हीरो। क्रिस नॉर्मल दिखता है, लेकिन बचपन की यादें अभी भी उसके दिमाग पर छाई हुई है। उसके ऑटिज्म की वजह से उसकी माँ उसके पापा को छोड़कर चली गई। इस बात से क्रिस को गहरा सदमा पहुंचा और वो अपने दिल का दर्द भुलाने के लिए अपने शरीर को घायल कर देता था। इतने साल बाद भी उसे वो सारे दर्द याद है। अगले दिन वो उस बुजुर्ग कपल के फार्म में शूटिंग प्रैक्टिस करता है। उसके शूटिंग स्किल्स को देखकर वो कपल तो दंग रह जाते हैं। फिर क्रिस एक गैरेज में जाता है जहाँ उसकी अपनी एक एक्सपेंसिव कैरवैन है। उसके अंदर तरह तरह की गन्स, बॉम्ब्स, बहुत सारा कैश वगैरह पड़ा होता है। वहाँ क्रिस की पसंद की कई पुरानी और वैल्यूएबल पेंटिंग्स भी होती हैं, जिनका दाम 100 करोड़ से कम नहीं होगा। क्रिस याद करता है कि वो जेल में था और वहाँ पर गोल्डी नाम के अकाउंटेंट से मिला था। क्रिस वैसे नॉर्मली किसी से बात नहीं करता, लेकिन गोल्डी को अपने पापा की तरह मानने लगा था। वो गोल्डी भी क्रिस की तरह कई स्मगलर्स और गैंगस्टर्स का अकाउंटेंट था। उसे उनके इलीगल कैसीनोज, बैटिंग क्लब्स, इन सब की जानकारी थी। इस वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और अब वो जेल में है। यहाँ पुलिस के टॉर्चर की वजह से गोल्डी ने अपने क्लाइंट्स की इलीगल बिजनेस वगैरह की पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी। उसकी टिप की मदद से FBI ने एक स्मगलिंग गैंग को 6 महीने फॉलो करके उनकी इलीगल एक्टिविटीज का पता लगाया। और अब प्रेजेंट में क्रिस अपने कैरवैन में बैठकर एक नए क्लाइंट की तलाश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर लामर नाम के एक आदमी पर पड़ती है, जो लिविंग रोबोट्स नाम की कंपनी का CEO है। ये कंपनी रोबोटिक हाथ पैर वगैरह बनाती है, जिसे ह्यूमंस नॉर्मल हाथ पैर की तरह यूज कर सकते हैं। एक छोटे लाइन में शुरू करके आज ये कंपनी जरा बड़ी हो गई, लेकिन लामर अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शेयर मार्केट में एंटर करवाना चाहता है ताकि ये और बड़े लेवल पर तरक्की करे। अब क्रिस को पता चलता है कि इस वक्त लिविंग रोबोट्स एक अच्छे अकाउंटेंट की तलाश कर रही है जो उनकी कंपनी के अकाउंटेंट्स को ऑडिट कर सके। क्रिस लिविंग रोबोट्स के ओनर से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर लामर की बहन होती है जो इस कंपनी में पार्टनर है। इसका नाम है रीता। उसके साथ कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO भी मौजूद होता है। रीता बताती है कि हमारे एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी के अकाउंट्स में लगभग 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस घोटाले के होते हम पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकते। क्रिस कहता है कि एक हफ्ते के अंदर मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ।
और इससे रीता इम्प्रेस होकर कहती है तुम 10 दिन भी ले लो, लेकिन ये प्रूव करके दिखाओ कि इतनी बड़ी रकम कैसे गायब हो गई और ये घोटाला किसने किया। लेकिन सीएफओ भड़क जाता है क्योंकि पिछले 15 साल से वही कंपनी के अकाउंट्स को देख रहा था, लेकिन अब रीता उसी पर शक कर रही होती है। यहाँ मडीना रेमंड की दी हुई फोटोज को अपने डाटाबेस से वेरीफाई करती है। उसके पास एक स्मगलिंग गैंग के ऑडियो रिकॉर्ड्स होते हैं। जब एफबीआई किसी गैंग पर स्पाई करता है तो उस गैंग के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में घुसकर माइक्रोफोन्स, कैमरा वगैरह सीक्रेटली फिक्स कर देते हैं। अब मडीना उन वीडियोस फुटेज को देखती है और रिकॉर्डिंग को भी सुनती है। शुरुआत में एक एफबीआई एजेंट को एक गैंग पर स्पाई करते हुए दिखाया गया था, तभी एक आदमी ने पूरे गैंग को शूट कर दिया और एफबीआई एजेंट पर गन तान कर खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग भी मडीना के पास होती है। अब मडीना क्रिस की साइड और बैक एंगल की फोटोज को अपने कलीग को भेजती है और उससे मैच होने वाले फेसेस को डाटाबेस में चेक करने को कहती है। हालांकि किसी भी फोटो में क्रिस का पूरा चेहरा नहीं दिखता। यहाँ क्रिस लिविंग रोबोट्स के सीईओ लामर से मिलता है, लेकिन लामर कहता है मुझे अपने सीएफओ पर पूरा विश्वास है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन रीटा चाहती है कि तुम अकाउंट्स को चेक करो, इसलिए मैं परमिशन दे रहा हूँ। अगले सीन में एक हिटमैन यानी प्रोफेशनल किलर को दिखाते हैं। वो एक फेमस स्टॉक ब्रोकर से मिलता है। ये शेयर मार्केट को घोल कर पी चुका है, मतलब ये जो कहता है उसी के मुताबिक शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। हाल ही में इसने लिविंग रोबोट्स के बारे में कुछ गलत कह दिया, जिससे कंपनी की स्टॉक वैल्यू बहुत कम हो गई और इससे चिढ़कर लिविंग रोबोट्स कंपनी ने इस हिटमैन को हायर किया है। हिटमैन स्टॉक ब्रोकर को खूब पीटता है और वार्न करता है कि आइंदा लिविंग रोबोट्स के बारे में कुछ लिखा तो मार डालूंगा। अगले दिन क्रिस लिविंग रोबोट्स के पिछले 15 साल के अकाउंट्स को चेक करने जाता है। उसकी मदद के लिए कंपनी ने अपनी अकाउंटेंट डियाना को भी भेजा है, लेकिन वो रात भर फाइल तैयार करके बेचारी यहीं सो गई। क्रिस उसे जाकर आराम करने को कहता है। अब रेमंड को दिखाते हैं तो वो प्रेस मीट में होता है। वो कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है। उसने अपने करियर में कई सक्सेसफुल मिशन पूरे किए हैं। फिर प्रेस वाले उसकी कामयाबी का रहस्य पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं अकेला कुछ नहीं करता, ये एक टीम एफर्ट है। सभी जानते हैं कि रेमंड ने निचली रैंक से अपना करियर शुरू किया था और अपनी काबिलियत के बल पर ट्रेजरी डायरेक्टर बन चुका है। मडीना का कलीग कॉल करके बताता है कि हमें कुछ साल पहले एक शूट आउट का वीडियो मिला है। उस वीडियो में जिस शूटर ने गैंग के 15 आदमियों को मार डाला उसका फेस तुम्हारी दी हुई फोटोज से मैच करता है। इतना ही नहीं, वीडियो के साथ ऑडियो भी होती है जिसमें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। मडीना कहती है कि बैकग्राउंड नॉइस को जरा फिल्टर करके मुझे भेज दो। यहाँ क्रिस को दिखाते हैं जो लिविंग रोबोट्स में लंच करता है और डियाना से बातें भी करता है। लंच के बाद क्रिस ढेर सारे मार्कर्स, राइटिंग बोर्ड्स के साथ एकदम युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। वो नंबर्स और कैलकुलेशन के मामले में इतना तेज है कि एक बार फाइल को देख लिया तो उसके दिमाग में सब कुछ रजिस्टर हो जाता है। उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलता है। 15 साल के अकाउंट को वो एक ही रात में बोर्ड पर उतार देता है। मार्कर्स लगभग खत्म हो चुके हैं। उस रात मडीना बड़े ध्यान से उस शूट आउट साइट की रिकॉर्डिंग्स को सुनती है। फुल वॉल्यूम में उसे एक डरावनी आवाज में नर्सरी राइम सुनाई पड़ती है। इतने लोगों को शूट करने वाला आदमी बचपन का राइम्स क्यों गाने लगा? अब मडीना गैस करती है कि जरूर इस आदमी का दिमाग नॉर्मल नहीं है। दूसरी ओर क्रिस सारे रिकॉर्ड्स को चेक करके पता लगाता है कि एग्जैक्टली $61 मिलियन का घोटाला हुआ है। खर्च के नाम पर ये पैसे कंपनी से बाहर गए हैं, लेकिन ऐसा कोई खर्च कंपनी के रिकॉर्ड्स में नहीं है। इतनी मोटी रकम एक फेक कंपनी के नाम की गई है। सुबह रीता आकर पूछते हैं कि तुम किसी नतीजे पर पहुंचे भी हो या यूं ही मेरे विंडोज और डोर्स तुमने गंदे कर दिए। क्रिस कहता है कि $61 मिलियन गायब हुए हैं। रीता पूछती है तो चोर कौन है? क्रिस कहता है कि सीएफओ के अलावा और कौन हो सकता है। रीता अब एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने को कहती है। वहाँ सीएफओ के घर पर रातों रात वही हिटमैन पहुंच जाता है। वो सीएफओ को धमकाता है कि लिविंग रोबोट्स का नमक खाकर तुमने उसी में छेद कर दिया। अगर मैं तुम्हें शूट करूंगा तो तुम्हारी पत्नी नीचे आएगी, फिर उसे भी शूट करना पड़ेगा। इसीलिए तुम हमेशा जो इंसुलिन इंजेक्शन लेते हो आज उसका ओवरडोज लेकर मर जाओ। किसी को शक भी नहीं होगा और तुम्हारी पत्नी को इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे, वरना तो पुलिस केस होगा और तुम्हारा परिवार सड़क पे आ जाएगा। अब और कोई रास्ता न पाकर सीएफओ इंसुलिन का ओवरडोज लेकर मर जाता है। अगले दिन क्रिस लिविंग रोबोट्स पहुंचता है तो वे उसके सारे कैलकुलेशन मिटा रहे होते हैं। सीईओ लामर कहता है कि मुझे 61 मिलियन की फिक्र नहीं है, पर बदनामी के डर से मेरे दोस्त ने खुदकुशी कर ली। वो 15 साल से मेरी कंपनी का सीएफओ था। तुम अपना पेमेंट लेकर चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहकर लामर चला जाता है। लेकिन क्रिस को तो आप जानते ही हैं, वो जो काम शुरू करता है उसे खत्म किए बिना उसको नींद कहाँ आती है। वो घर जाकर भी इस अकाउंट्स फ्रॉड के बारे में सोचता रहता है। फिर उस फार्म में जाकर शूटिंग प्रैक्टिस करता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पापा ने उसे और उसके भाई ब्रैंडन को मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग वगैरह में ट्रेन किया था। फार्म हाउस में दो हिटमैन उस बुजुर्ग कपल को गन पॉइंट पर धमकाते हैं कि उस आदमी को अंदर बुलाओ। वो औरत रोती हुई क्रिस को अंदर बुलाती है।
अचानक एक बुलेट हिटमैन को घायल कर देता है। दूसरा हिटमैन तो चौंक जाता है कि ये अकाउंटेंट है या फिर फाइटर, इतनी दूर से शूट कैसे कर पाया। अब वो कपल को कार के अंदर बैठाकर कार चलाने को कहता है। क्रिस कार को चेस करता हुआ जल्दी कार के पीछे हिटमैन को बाहर खींच देता है। फिर उसकी धुलाई करके पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा, लेकिन हिटमैन विनती करता है कि मैं किसी का नाम नहीं जानता, तुम्हें और इस लड़की को मारने के लिए हमारी गैंग को पैसे दे गए थे। ये कहकर वो डियाना का फोटो देखता है, यानी वे डियाना को भी मारने वाले हैं। अब क्रिस समझ आता है कि लिविंग रोबोटिक्स का टॉप ऑफिशियल मुझे और डियाना को खत्म करना चाहता है, क्योंकि हम अकाउंट फ्रॉड के बारे में जान चुके हैं। क्रिस डियाना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसकी पार्टनर कॉल करके कहती है कि तुम एक लड़की को बचाने के लिए रिस्क क्यों लेना चाहते हो, हमेशा की तरह अपना सामान बटोरकर दूसरे शहर चले जाओ। लेकिन क्रिस नहीं चाहता कि उसकी वजह से एक इनोसेंट लड़की मारी जाए। इससे पहले कि उस गैंग के हिटमैन डियाना को कुछ करते, क्रिस उनसे खूब लड़ता है। शानदार फाइट होती है और सबको मार गिराकर क्रिस डियाना को लेकर अपने कैरवन के पास आ जाता है। वो डियाना को अंदर चढ़ने से मना करता है और खुद अंदर जाता है, लेकिन डियाना से रहा नहीं जाता और वो भी अंदर जाती है। वहाँ गोल्ड बिस्किट्स, ढेर सारे कैश, गन्स, बॉम्ब्स, कॉस्टली पेंटिंग्स, ये सारी चीजें होती है और इनको देखकर डियाना शॉक, आप गैंगस्टर्स के अकाउंट्स हो या खुद गैंगस्टर हो। फिर वो एक पेंटिंग को देखती है जो एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाई थी। इसकी आज की कीमत 400 करोड़ है। ये डुप्लीकेट है क्या? तुमने ये कहाँ से चुराया? क्रिस बताता है कि नहीं, ये ओरिजिनल है। मेरे क्लाइंट ने मेरी फीस के बदले मुझे पेंटिंग दे दी। फीस के बदले 400 करोड़ की पेंटिंग कौन देता है? क्या तुम्हारा क्लाइंट भगवान है? ये सब सोचकर डियाना को तो चक्कर ही आने लग जाते हैं। दूसरी ओर मडीना पता लगा लेती है कि क्रिस बचपन में एक ऑटिस्टिक बच्चा था, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और नंबर्स का खिलाड़ी भी था। तो अब वो जरूर नंबर से जुड़े हुए कोई प्रोफेशन में होगा, जैसे कि अकाउंटेंट, ऑडिटर, इन सब चीजों में से कोई एक। अब मडीना और उसका कलीग टॉप 1000 अकाउंटेंट्स की लिस्ट निकालते हैं जिनका एनुअल इनकम 1 मिलियन या उससे ज्यादा हो और जो बचपन में ऑटिज्म से पीड़ित भी था, लेकिन उन्हें कोई मैच नहीं मिलता। फिर अपना लेवल कम करके 5 लाख डॉलर इनकम वाले अकाउंटेंट्स की वो लिस्ट चेक करते हैं। इस ग्रुप में 2500 अकाउंटेंट्स होते हैं, जिसमें वे क्रिस की उम्र, ऑटिज्म वगैरह की डिटेल्स को मैच करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्रिस और डियाना एक होटल रूम में छुपे होते हैं। ये जान गए हैं कि लिविंग रोबोटिक्स ने 61 मिलियन का खर्च दिखाया था, लेकिन वो पैसे एक फेक कंपनी के नाम किए गए थे। लेकिन इससे सीएफओ को क्या फायदा होने वाला था? और तभी एक डरावना सच रिवील होता है। दरअसल सीएफओ ने घोटाला नहीं किया था। इस घोटाले से सिर्फ लिविंग रोबोटिक्स के ओनर्स यानी सीईओ लामर और रीता को फायदा हो सकता था। उनका प्लान ये था कि पहले वे इस मोटी रकम को खर्च के तौर पर उस फेक कंपनी को ट्रांसफर करेंगे और जब शेयर मार्केट में एंटर करने का टाइम आएगा तो इस रकम को वे वापस लिविंग रोबोटिक्स में ट्रांसफर कर लेंगे। ऐसा लगेगा कि कुछ समय में उन्हें इतना ज्यादा मुनाफा हुआ है और वे अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेच पाएंगे। $7 का शेयर 70 में बिकेगा। अब क्लियर हो गया है कि ये घोटाला रीता या लामर ने किया है। क्रिस रीता से मिलने जाता है, लेकिन उसे किसी ने शूट कर दिया था। क्रिस खूनी को पीछे से देखकर उसे चेस करता है, पर वो बच जाता है। यहाँ मडीना और उसका साथी 2500 में से 4 ऐसे अकाउंटिंग फर्म्स को ढूंढ निकालते हैं जिनके नाम बड़े अजीब होते हैं। उन कंपनीज को 4 फेमस मैथमेटिशियन के नाम दिए गए हैं, लेकिन चारों फर्म्स का ओनर क्रिस है। बड़े बड़े गैंगस्टर, स्मगलर्स, खतरनाक बिजनेसमैन, ये सब क्रिस के क्लाइंट्स हैं और क्रिस कई मिलियंस कमाता है, लेकिन इनकम टैक्स में सिर्फ $5 लाख दिखाता है। उसके ऐसे ऐसे कारनामे सुनकर मडीना का तो सर ही फिर जाता है। उसे ये भी पता चलता है कि वो अपने इनकम का 90% एक हॉस्पिटल को डोनेट करता है। इस वजह से उसकी इनकम इतनी कम है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उस पर शक नहीं करता। इन चारों कंपनीज के ओनर की फोटो इनके फोटो से बिल्कुल मैच करती है। अगले दिन मडीना रेमंड को क्रिस की सारी डिटेल्स दे देती है और बताती है कि यही है वो अकाउंटेंट जिसकी आपको तलाश है। यहाँ क्रिस डियाना को होटल रूम में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अब डियाना की जान को खतरा नहीं है। एफबीआई टीम क्रिस के घर जाकर रेड करती है। क्रिस ने घर की हर चीज के अंदर कैमरा और मोशन सेंसर सेट किया होता है। घर के पीछे 10 कैमरास होते हैं, मतलब वो हर वक्त हर तरफ से उनको वॉच करता रहता है। लेकिन आगे की तरफ एक भी कैमरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसने एक बड़ा मशीन गन सेट करके रखा हुआ है। कोई उसे पकड़ने आएगा तो वो गन से उन्हें उड़ा देगा। एफबीआई वाले चौंक जाते हैं कि कौन है ये शातिर अकाउंटेंट जो हमें ठेंगा दिखा रहा है। यहाँ लामर के घर पर उस हिटमैन का गैंग उसे प्रोटेक्शन दे रहा होता है। दरअसल लामर ने ही कंपनी के अकाउंटेंट से $61 मिलियन निकालकर एक फेक कंपनी के नाम कर दिए थे। अब वो उन पैसों को वापस लिविंग रोबोटिक्स के अकाउंट में लाकर अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में एंटर करवाना चाहता है। यहाँ मडीना रेमंड से कहती है कि अब तो मैंने आपका काम कर दिया, आप प्लीज मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को मिटा दीजिए। रेमंड पूछता है कि तुमने किसका खून किया और क्यों किया। तब मडीना बताती है कि उसकी बहन ड्रग एडिक्ट थी और एक ब्रोकर उसे ड्रग्स ला कर देता था। उसने मेरी बहन का फायदा उठाना चाहा, इसलिए मुझे उसका खून करना पड़ा। ये सुनकर रेमंड अपना सच रिवील करता है। मूवी की शुरुआत में जो एफबीआई एजेंट उस गैंग पर नजर रख के बैठा हुआ था वो रेमंड ही था और उन गैंगस्टर्स को शूट करने वाला और कोई नहीं, क्रिस था।
क्रिस ने 15 आदमियों को शूट कर दिया, लेकिन रेमंड के सर पर गन रखकर सिर्फ एक सवाल किया था कि क्या तुम एक अच्छे बाप हो। रेमंड ने उसे बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक अच्छा बाप हूँ, प्लीज मुझे शूट मत करो। इतना ही नहीं, गोल्डी जिसे क्रिस अपने पापा की तरह मानता था, वो एक अप्रूवर बन गया और अपने गैंगस्टर क्लाइंट की डिटेल्स उसने पुलिस को दे दी थी और उसे करने का काम रेमंड को दिया गया था। अप्रूवर होने की वजह से गोल्डी की सजा कम कर दी गई, लेकिन जब वो बाहर निकला तो लिविंग रोबोटिक्स के हिटमैन गैंग ने उसे किडनैप कर लिया और उसके हाथ पैर आंखें सब नोचकर उसको टॉर्चर किया और आखिर में उसे मार डाला। रेमंड बहुत गिल्टी फील करता था कि मैं गोल्डी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसने हिटमैन से बदला लेने के लिए 6 महीने हिटमैन गैंग को फॉलो किया और उन सभी को मार डालना चाहता था। लेकिन इसी बीच क्रिस को भी पता चल गया कि गोल्डी को हिटमैन गैंग ने मारा है, इसलिए उसने 15 के 15 गैंग मेंबर्स को खत्म कर दिया। लेकिन उसने रेमंड को शूट नहीं किया क्योंकि वो जान गया था कि वो भी गोल्डी का मौत का बदला लेने के लिए आया हुआ है। अपनी नाकाबिलियत से तंग आकर रेमंड अपना रिजाइनेशन देने जा रहा था, लेकिन तभी उसे क्रिस की पार्टनर ने कॉल किया। ये वही औरत है जो क्रिस से सिर्फ फोन पर बात करती है। उसने रेमंड से कहा था कि जल्दबाजी में रिजाइन मत कीजिए, मैंने और क्रिस ने फैसला किया है कि हम आपको क्लाइंट्स यानी खतरनाक इंटरनेशनल स्मगलर्स, गैंगस्टर्स, इन सब के टिप देंगे। इस तरह आप अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे। इस प्लान के मुताबिक क्रिस गैंगस्टर्स का काम करके उनसे मोटी रकम लेता था, लेकिन अपने पार्टनर के जरिए उनके धंधों और स्मगलिंग वगैरह के टिप रेमंड को भी देता था। उसने रेमंड को ऐसे कई टिप्स दिए और रेमंड ने उन गैंगस्टर को पकड़कर लगातार प्रमोशन प्राप्त की और ट्रेजरी का डायरेक्टर बन गया। लेकिन रिटायर होने से पहले वो जानना चाहता था कि वो भला आदमी कौन है जिसकी वजह से उसको ये पोजीशन मिली, इसलिए उसने मडीना को ये टास्क दिया था। लेकिन सर, आपने मुझे क्यों चुना? मैं जानता हूँ कि तुम इंटेलिजेंट हो और मैं तुम्हारी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था। मेरे रिटायरमेंट के बाद क्रिस और उसके पार्टनर तुम्हें ही इंटरनेशनल क्रिमिनल्स वगैरह की रिपोर्ट देंगे। उन टिप्स की मदद से तुम डिपार्टमेंट में बहुत तरक्की करोगे। मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम भी मेरी तरह एक अच्छी पोजीशन पर आओ। अब मडीना पूछती है कि क्रिस गोल्डी से जेल में मिला था, लेकिन क्रिस जो कि एक ऑटिस्टिक आदमी था, वो जेल कैसे गया? क्रिस की माँ बचपन में उसको छोड़कर चली गई और उसने दूसरी शादी कर ली। उसके 2 बेटे हुए। कुछ साल के बाद वो चल बसी। उसके फ्यूनरल पर जब क्रिस और उसके पापा पहुंचे तो माँ के सेकंड हस्बैंड ने उन्हें बाहर निकालना चाहा। इस बात पर क्रिस उससे भिड़ गया। उसके पास गन देखकर पुलिस ने उसको पकड़ लिया और क्रिस का गन गलती से चल गया। गोली उसके पापा को लगी और वो मर गए। इस वजह से उसे अरेस्ट करके कुछ वक्त के लिए जेल में रखा गया था। वहाँ उसकी मुलाकात गोल्डी से हुई और दोनों की दोस्ती हो गई। और फिर गोल्डी की मौत का बदला लेने के लिए ही क्रिस ने उस गैंग के 15 आदमियों को मार डाला। यहाँ क्रिस पूरे मिलिट्री यूनिफॉर्म में गन्स, बॉम्ब्स वगैरह लेकर लामर को खत्म करने आया हुआ है। वो हिटमैन गैंग के हर आदमी को चुन चुन कर शूट करता है। बाहर के सारे आदमियों को मारकर वो आगे बढ़ता है। अंदर से कुछ हिटमैन बाहर आते हैं। क्रिस हर तरफ से उन पर शूट करता है और शानदार गन फाइट भी होती है। इस तरह सभी को खत्म करके वो अंदर आता है। अंदर एक और हिटमैन उसको खूब मारता है। तभी क्रिस एक बॉम्ब निकालकर उस आदमी के ब्लड प्रूफ जैकेट में घुसा देता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। एन वक्त पर उसको छोड़ देता है और बॉम्ब के फटने से वो आदमी उड़ जाता है। इसी बीच क्रिस को भी छोटी मोटी चोट आती है, लेकिन वो जिंदा है। अब अंदर सिर्फ लामर और हिटमैन गैंग का लीडर बचे हुए हैं। क्रिस ने हिटमैन के सारे आदमियों को मार डाला, लेकिन हिटमैन गुस्सा होने की बजाय चौंक कर क्रिस को देखता है। अब हिटमैन गन लेकर बाहर आता है, लेकिन क्रिस को शूट नहीं करता। क्रिस भी मुड़कर उसको देख लेता है, लेकिन अपनी गन नीचे करके पूछता है, कैसे हो मेरे भाई? ये क्या ट्विस्ट है? दरअसल ये हिटमैन क्रिस का सगा भाई ब्रेंडन है। माँ के फ्यूनरल के बाद क्रिस जेल चला गया और उसके बाद 8 सालों तक दोनों एक दूसरे से मिले नहीं। अब ब्रेंडन क्रिस के साथ भिड़ जाता है कि अगर तुम्हें माँ के फ्यूनरल में जाना ही था तो मुझे बुला लेते, पापा को क्यों लेके गए? तुम्हारी वजह से वो मर गए। दोनों एक दूसरे को खूब पीटते हैं, लेकिन शूट नहीं करते। फिर दोनों आराम से बैठकर एक दूसरे से माफी मांगते हैं और पापा के बारे में बात करने लगते हैं। इन्हें सीसीटीवी पर देखकर लामर चिढ़ जाता है कि ये हो क्या रहा है। वो ब्रेंडन से कहता है कि अभी से शूट करो, लेकिन अचानक क्रिस लामर के माथे पर शूट करके उसे स्पॉट आउट कर देता है। फिर काम तमाम करके क्रिस वहाँ से निकलता है। ब्रेंडन पूछता है कि हम दोबारा कब और कहाँ मिलेंगे। क्रिस बताता है कि तुम जहाँ भी जाओगे 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊंगा। यहाँ सीन कट होता है और मडीना को दिखाते हैं। अब क्रिस की पार्टनर लिविंग रोबोटिक्स के केस डिटेल्स रेमंड को नहीं बल्कि मडीना को देती है। वो लिविंग रोबोटिक्स में हो रहे अकाउंट्स घोटाले के बारे में सारी डिटेल्स को देती है। यहाँ प्रेसमेंट में रेमंड मडीना को आगे कर देता है कि आज से यही आपको रिपोर्ट देगी। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपने लिविंग रोबोटिक्स के फ्रॉड का पता कैसे लगाया? मडीना भी अपने गुरु रेमंड की तरह एकदम डिप्लोमेटिक जवाब देती है कि ये सब मैंने अकेले नहीं पता लगाया, मेरी टीम एफर्ट है। यानी टीम से उसका मतलब है क्रिस और उसकी लेडी पार्टनर। अगले सीन में उस हॉस्पिटल को दिखाते हैं जिसे क्रिस अपनी कमाई का 90% डोनेट करता है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर क्रिस के पेरेंट्स उसे बचपन में लेके गए थे। यहाँ क्रिस की तरह एक और ऑटिस्टिक लड़की थी जिसने उस दिन पजल सॉल्व करने में क्रिस की मदद की थी। यही क्रिस की पार्टनर है जो घर बैठे बैठे FBI को क्रिस के क्लाइंट्स की टिप्स देती रहती है। इतना ही नहीं, ये कंप्यूटर एक्सपर्ट भी है।
ये उसी न्यूरोलॉजिस्ट की बेटी है जिसने बचपन में क्रिस का ट्रीटमेंट किया था। दूसरी ओर डियाना क्रिस के गैरेज में जाती है, लेकिन वहाँ ना तो क्रिस होता है और ना ही उसका कैरवन। फिर वो क्रिस के घर जाती है और बुलेट से हुए छेदों को सील करती है। तभी एक कुरियर आता है जिसमें एक फेमस पेंटिंग होती है, लेकिन उसको देखते ही डियाना पहचान जाती है कि यह नकली है। वो उसे फाड़ती है तो उसके अंदर असली पेंटिंग होती है जिसकी कीमत है 400 करोड़। ये देखकर तो डियाना की सांस ही रुक जाती है। दरअसल क्रिस ने डियाना के लिए ये पेंटिंग भेजी है। वो जानता है कि डियाना उसको ढूंढती भी आएगी। आखिरी सीन में क्रिस इस शहर में अपना काम पूरा करके दूसरे शहर की ओर निकल रहा होता है। वहाँ वो एक नए अकाउंटिंग फर्म के साथ एक नई शुरुआत करेगा। इस अकाउंटेंट का खतरनाक और इंटेलिजेंट गेम चलता ही रहेगा और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।